हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो वन शॉट रिवीजन करवाए थे उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2025 में 2025 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका आज हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन है ये, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव सेक्शन भी रहेगा। तो 2025 के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंक्लूडिंग पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप देखिएगा, पहला सवाल है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपको याद होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। इसके रिगार्डिंग क्या ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हुए हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस are those properties which depends on shape of particles, nature of solvent, nature of particles, number of particles only। तो इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली। आगे है कि which of the following is not an ideal solution। इसमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? तो याद कीजिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बताया गया था। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। डेल एच मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग सब जीरो होता है। और एग्जाम्पल में बताए थे कि जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडेंटिकल यानी कि दोनों एग्जाम्पल में एक पार्ट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो एक पार्ट जब कॉमन होगा तो वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल, अब जैसे देखिए बेंजीन और टॉल्यून, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें भी बेंजीन, टॉल्यून में भी बेंजीन होता है। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल इसमें भी है, अल्कोहल इसमें भी है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, अब इसमें दोनों अनकॉमन है, कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या है? कॉमन है। तो ये बोला है कि कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, जो नॉन आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि इसमें कॉमन चीज कोई भी नहीं है। तो टेक्निक के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल को याद रखेंगे। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन। कौन इसमें से नॉन कॉलिगेटिव, मतलब इसमें से एक ऐसा होगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको पूछा था कि इसमें से नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए सी ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं करता है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल केवल क्या करेगा? पास करेगा। सो फोर्थ है ए ऑप्शन। पांचवा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। देखिए ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपके टेस्ट सीरीज में आ चुका है। क्लासेस में जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें यही क्वेश्चन सब था, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बना रहे हैं। वहाँ पर एक छोटा सा एरर था, 100 था, उसका सही क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ पर 1000। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। अब देखिए 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 kg। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल होता है, मोलालिटी होता है 18 ग्राम ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ ग्लूकोज आ रहा है दिए हुए हैं 18 ग्राम। फार्मूला वेट अगर हम बात करें 180 होता है ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 180 आएगा। तो आप इसका मोल यहाँ से निकालेंगे, मोल होता है वेट बाई फार्मूला वेट। तो वेट कितना है? 18, फार्मूला वेट है 180, तो ये हो जाएगा 0.1। अब 0.1 बाई 1 तो मतलब कि मोलालिटी बराबर फार्मूला आ जाएगा कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन kg। मोल है 0.1, सॉल्वेंट है 1 kg, यानी कि 0.1 मोलल। ठीक है, 0.1 क्या होगा? मोलल। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए 0.1 मोलल कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ दिख रहा है, बी नंबर में है 0.1 मोलल। तो इसके लिए आंसर इसका सही क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन।
अब देखिए किस चीज़ पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर करता है कि प्रेशर पर करता है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है इस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। NaCl जल्दी डिसॉल्व होगा, ग्लूकोज जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, देखिए पोलर है तो पोलर के टाइप से डिसॉल्व करेगा, और अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के टाइप से डिसॉल्व करेगा। तो सॉल्वेंट का भी रोल होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट का भी रोल होता है, टेम्परेचर से भी सॉल्युबिलिटी का असर पड़ता है। एक चीज का असर नहीं पड़ता है, क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सॉल्युबिलिटी जब डिफाइन होता है। Which of the following is the properties of ideal solution? Which of the following property of ideal solution के कौन से प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दीजिए। ओबे राउल्ट्स लॉ, बी ऑप्शन है डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, सी है कि दोनों ही होगा, और डी है कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन आर दोज व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, जरूर ओबे करता है। डेल एच मिक्सिंग जीरो भी होता है, डेल भी मिक्सिंग भी होता है, इसलिए डी में ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन देना चाहिए। व्हिच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे कि डेल्टा TF, क्या लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। डेल्टा T भी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और KB क्या होता है, KB एक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ध्यान रहे ये एक कांस्टेंट है, इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए कभी भी आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो आपको देखना है कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्यूट है जो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे परसेंटेज तो सबका 1% है, सेम दिया हुआ है, यहाँ पर है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं, ये ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता है, ये ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता है। सुक्रोज भी डिसोसिएट नहीं होता है, या हो सकता है सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करता है। NaCl स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनाता है ये, तो 2 मोल होता है, जबकि यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, यूरिया भी डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, NaCl का होगा, जो आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए, केटायन एनायन में टूटना चाहिए। सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, बट वो हाइड्रोलिसिस होता है, आयंस में नहीं टूटता है। तो जो आयंस में टूटता हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करता हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से देखिए, ये दूसरा चीज है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, RLVP एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो विस्कोसिटी नहीं होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, बट ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कि हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो 11 का डी होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, ये देखिए दूर से ही दिख रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मास और टेम्परेचर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आता है ये क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रेडिक्शन में बहुत सारे चीज को आपको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। अब देखिए KH के रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, पहले उसको एक बार रिव्यू कर लें। देखिए KH जो कि हेनरी कांस्टेंट होता है, ये ज़्यादा होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट का सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब कि हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इनवर्सली। हायर द केएच वैल्यू लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। अब जरा पढ़ते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिया हुआ है। इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, क्या केएच के लिए, केएच के लिए इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो केएच वैल्यू भी बढ़ता है। ये पहला ऑप्शन ही आपको इसमें दिख गया और दूसरा बाकी सब सही नहीं होगा। डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत है, रिमेन कांस्टेंट गलत है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा, ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर। इनमें से कौन सा टर्म वेपर प्रेशर के साथ रिलेट किया जाता है। तो वेपर प्रेशर आपको याद होगा, राउल्ट्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। एक्स ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। यानी कि अगर हम हेनरी कांस्टेंट भी पढ़े तो पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स होता है, ठीक है। यानी कि बार बार मोल फ्रैक्शन का ही यूज होता है जब हम उसके वेपर प्रेशर के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन, पीपीएम मास फ्रैक्शन, मोलालिटी, तो हम किससे रिलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिलेट करते हैं जब वेपर प्रेशर में उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर कैसीएल। देखिए क्या था, I इक्वल टू एन था। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन 100% होता है, जो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है 100%। तो जब अल्फा का वैल्यू 100% होता है तो वांट ऑफ फैक्टर I जो होता है उसके नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है। जैसे KCl, KCl में K प्लस Cl माइनस, तो इसमें 2 हो गया। NaCl, इसमें 2 आयन Na प्लस Cl माइनस। K2SO4, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 आयंस, 2 2 3। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, बी में मिलेगा आपको 2 2 एंड 3। तो वांट ऑफ फैक्टर जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का पूछे उसको तोड़ करके आयंस बता देना है, वही वांट ऑफ फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट द एसोसिएट्स इन सॉल्यूशन इज। देखिए एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होता है तो नंबर्स बढ़ते हैं और एसोसिएशन होता है तो नंबर घटते हैं। तो I बराबर होता है n, और n अगर बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, और अगर n घटेगा तो I भी घटेगा। तो यहाँ एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट मतलब कि घट रहा है, तो I का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो लेस देन 1, ये ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 17 नंबर में आते हैं कि द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m इज सॉल्यूशन 2.74 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट्स फाइंड आउट। अब चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर 0.1 m इतना इज, I का वैल्यू दे रखा है 2.74, n का वैल्यू क्या होगा, बेरियम, एक बेरियम और 2 नाइट्रेट यानी कि 3, यहाँ से Ba2 प्लस और 2NO3 माइनस ऐसे जाएगा, तो 3 आयंस इसमें होंगे। अब हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू क्या होता है, I-1 इक्वल टू n-1, I-1 इक्वल टू n-1, I का वैल्यू है 2.74 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1.74 बाई 2, ये हो जाएगा 0.8 और 7, 87% इसका वैल्यू आएगा। तो बी ऑप्शन दिख रहा है। द वांट ऑफ फैक्टर CaNO3 होल ट्वाइस, कैसे टूटेगा, तो Ca2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, तो ओवरऑल यहाँ पर कितने आयंस है, 3 आयंस, तो 3 आयंस है, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 3, ऑप्शन विल बी सी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वांट ऑफ फैक्टर I इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, और इसमें 4 पहले नंबर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस नीचे आपको दिए हुए हैं। पहला चेक कीजिए, 1 नंबर क्या सही है, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ये सही है। उसके बाद है ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। एबनॉर्मल मोलर मास बाय नॉर्मल, ये गलत है। कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव ऑब्जर्व, ये भी गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। मतलब इसमें 2 ही सही फार्मूला है, 1 एंड 2। आपको ढूंढना होगा ऑप्शन में, ए में है 1 ओनली, बी में है फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ, सी में है फोर्थ ओनली एंड डी में है 1 एंड 2 बोथ। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। सॉल्यूट कंपोनेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर सॉल्यूट हो जाए और नीचे होगा सॉल्वेंट इन केजी। बताइए ये क्या डिफाइन करता है, तो ये डिफिनीशन होता है एक मोलालिटी का, जो कि एक्सप्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मोलालिटी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ कंपोनेंट Na,
टोटल मोल्स हो जाएगा Na+NB। आपको पता है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? मोल फ्रैक्शन को। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज डिक्रीज इन मोलारिटी, डिक्रीज इन मोलालिटी, इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर से मास का कोई रिलेशन नहीं है, मास मोल फ्रैक्शन का कोई रिलेशन नहीं है, मोलालिटी का भी कोई मतलब नहीं है। जिसमें वॉल्यूम टर्म आते हैं वही रिलेट करते हैं टेम्परेचर से। तो यहाँ पर मोलारिटी, मोलारिटी में क्या होता है? मोल ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो ये रिलेट करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। 23rd, which of the following concentration factor is affected by change in temperature? इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर को अफेक्ट करेगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं? तो आपको पता है कि जिसमें वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम किस में होता है? मोलारिटी में। मोल फ्रैक्शन मोलालिटी में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलारिटी। इफ 2 ग्राम NaOH is present 200 ml of its solution, its molarity will be। इसका मोलारिटी पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 2 ग्राम, जिसका मोलर मास 40 होगा। NaOH का मोलर मास क्या होगा? 40। यहाँ से हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे 2/40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/20 यानी कि 0.05। अब देखिए मोल निकल चुका है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम मोलारिटी निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये फार्मूला होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.05, और यहाँ पर आ जाए वॉल्यूम है 200 इंटू क्या? 1000। यहाँ से ये 5 बार कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 0.25। ये आंसर आएगा इसका, दैट इज कि इसका ए आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है 25, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या बोलते हैं? इसको मोलालिटी बोलते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? बी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव द सेम सॉल्यूट डेंसिटी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, आइसोटोनिक जब सॉल्यूशन होता है, दोनों में सॉल्यूट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डेंसिटी दोनों का सेम नहीं रहेगा, ठीक है। मस्ट हैव द सेम सॉल्यूट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 और 4 दोनों रहेगा। सॉल्यूट और डेंसिटी चेंज रह सकता है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि 3 और 4 दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसलिए सी ऑप्शन होगा। 27 नंबर है कि which of the following 0.1 m solution has highest osmotic pressure। आप देख सकते हैं पाई इक्वल टू CRT होता है, C बढ़ेगा पाई भी बढ़ेगा, और C कब बढ़ेगा? मोल बाई वॉल्यूम, जब मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा। अब यहाँ देख लीजिए CaCl2 में 3 आयंस है, चूंकि ICRT हम लगा देते हैं, आई फैक्टर जिसमें ज़्यादा होगा इसमें 2 आयंस है, और इसमें ग्लूकोज है तो 1 है, यूरिया है तो 1 है। अब चूंकि पाई बराबर, इसको हम हटाते हैं, पाई बराबर ICRT, यहाँ पर I अगर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जिसका I वैल्यू ज़्यादा है तो I किसका ज़्यादा है? CaCl2 का। तो इसी के लिए हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। नेक्स्ट है इतना 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलल कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले तो आप क्या करिए, मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी पूछा है ना, तो सॉल्वेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है 234.2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 34.2 ग्राम शुगर है, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूट जो शुगर है वो सॉल्यूट है, कितना? 34.2 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? वेट ऑफ सॉल्वेंट हुआ, सॉल्यूशन के मास में से घटा देंगे सॉल्यूट का मास, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम सॉल्वेंट का मास हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का काम पड़ेगा वेट बाय फार्मूला वेट। वेट है
34.2 और फार्मूला है 342। जो शुगर है उसका फार्मूला, जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है, सॉरी शुगर सुक्रोज C12H22O11 342 आएगा, ये आएगा 0.1। अब हम लगा लेंगे मोलालिटी। मोलालिटी का फार्मूला क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 बाई सॉल्वेंट इन केजी इंटू 1000 करेंगे केजी में लाने के लिए, तो ये 5 बार कटेगा और ये आ जाएगा 0.5। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी है। तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, बहुत बेसिक फार्मूला पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है मोलालिटी इज एक्सप्रेस। मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, केजी में। तो इसका यूनिट हो गया मोल और इसका यूनिट हो गया केजी। तो मोल पर केजी, तो मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन डी दिख रहा है सही ऑप्शन। 30 नंबर में है कि एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन दैट ऑफ अनदर है। तो आप जानते हैं कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जिससे ज़्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक बोलते हैं। दैट इज ऑप्शन विल बी ए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कम रहता तो हाइपोटोनिक होता। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, π1 इक्वल टू π2 अगर है, तो क्या संभावना है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों में सेम, बोथ सेम होगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम हमको समझ में आ रहा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मे नॉट बी सेम। सॉल्यूट सॉल्वेंट जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, वो सेम नहीं भी हो सकता है, सेम हो भी सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। सॉल्यूट इज ऑलवेज सेम, सॉल्वेंट में बी डिफरेंट, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब होता है आइसोटोनिक होने के लिए। इसलिए इसका सही 2 और 3 जहां दिखाई देगा, 2 और 3 कहाँ है, सी। तो सी नंबर क्या है, 2 and 3। नेक्स्ट है ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं P इक्वल टू, ये राउल्स लॉ का इक्वेशन है। ये हुआ करता था टोटल प्रेशर इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो हम लोग AB मान के बनाते हैं, क्वेश्चन में 1 2 करके किया हुआ है, P1 नॉट X1 P2 नॉट X2। ये एक राउल्स लॉ का इक्वेशन था ऐसा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर कि इसका 2 आयंस बनेंगे NaOH में, इसमें 3 आयंस होगा, कैसे, 2 सोडियम का और 1 SO4 का। उसके बाद इसमें देख लीजिए NH4 प्लस NO3 माइनस, 2 आयंस, KNO3 में भी क्या हो जाएगा, 2 आयंस। ये देखिए जिसमें आयन सबसे ज़्यादा दिखेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। चलिए 34 नंबर में है कि इन कंपेरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना सॉल्यूशन इज सेम, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 0.01 और 0.01 कॉन्सेंट्रेशन तो भाई दोनों का सेम है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, अगर हम ग्लूकोज का देखें, ग्लूकोज का क्या होगा, I इंटू KF इंटू M। उसी तरह से अगर हम डेल्टा TF MgCl2 के लिए देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, तो इसके लिए भी I इंटू KF इंटू M। अब हम दोनों को कर देते हैं डिवाइड, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है 0.01 0.01, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये कैंसिल्ड आउट होगा। M से M क्या हो गया, कैंसिल, कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब मेरे पास जो बचता है वो है डेल्टा TF ग्लूकोज बाई डेल्टा TF MgCl2, और इधर हो जाएंगे 1 का फैक्टर I। ग्लूकोज के लिए तो 1 होगा क्योंकि वो टूटेगा नहीं, एक ही होगा, जबकि MgCl2 टूट करके 2 क्लोराइड आयन और 1 मैग्नीशियम यानी कि 3 आयंस देगा, तो ये हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा TF MgCl2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा TF ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का 3 गुना जो होगा वो मैग्नीशियम क्लोराइड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स होगा, तो अबाउट 3 टाइम्स। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 180 m प्रेशर। एक बार फिर से सेम क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, NaCl देता है 2 आयंस, ये तो 1 होगा, ये होगा BaCl2, ये होगा 3 आयंस, 1 बेरियम और 2 क्लोरीन होगा,
और ग्लूकोज ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? 3 आयंस BaCl2 का, इसलिए इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा। 36 नंबर में है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हाई माउंटेन बिकॉज, जब आप हाई माउंटेन पर जाते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कमता है वहाँ पर। देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हाई माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सोल्यूशन एट 270 डिग्री सेल्सियस, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू होता है CRT, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, R है 0.0821, गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री, इसमें 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 300 केल्विन, इसमें लगाएंगे 300, ठीक है। और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.6 ATM आपको आंसर देगा ये, इसलिए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन रिपीटेड है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। Which of the following has maximum depression in freezing point? Which of the following has maximum depression in freezing point? अब इसमें भी आप देख लीजिए, बॉइलिंग हो या फ्रीजिंग हो, दोनों में आई फैक्टर काम करता है। NaCl के लिए जो आई का वैल्यू होगा वो 2 होगा, यूरिया के लिए आई का वैल्यू 1 होगा, ग्लूकोज के लिए आई का वैल्यू 1 हो गया, और K2SO4 के लिए आई का वैल्यू 2, पोटेशियम 1 सल्फेट 3 हो गया। ये देखिए सबसे ज्यादा आई फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग्स 0.10 में एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? तो बस फिर से वही बात है, आई फैक्टर, जब भी आपको ये बात आए, क्वेश्चन है, आप हमेशा एक क्वांटम फैक्टर आई कैलकुलेट कीजिएगा। आई जो नंबर ऑफ आयंस है इसमें 3 हो जाएंगे, आई जो नंबर ऑफ आयंस है 3 सल्फेट और 2 एल्युमिनियम यानी कि 5 आयंस, इसमें 2 आयंस, इसमें तो 1 ही रह जाएगा। अब देख लीजिए सबसे ज्यादा 5 आयंस किस में आ रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, ए सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर इतना कॉन्सेंट्रेशन वुड बी। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 0.0821, और टेम्परेचर इसका दे रखा है कितना? 300 केल्विन। आप जानते हैं फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है, RT को हम डिवाइड में ले जाएंगे, फॉर इक्वेशन बनेगा पाई बाई RT। पाई का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 0.0821, और R का वैल्यू आपको पता है गैस का 0.0821 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू गिवन है 300 केल्विन। यहाँ ये कैंसिल होगा और आंसर आएगा 1/300। इसको जब हम करेंगे तो 0.0033 m करके इसका आंसर आएगा, एंड दैट विल बी डी। तो ये था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम ये जो 1 शॉट कर रहे थे चैप्टर वाइज, हमें लगता है कि उसी को हम करेंगे, लेकिन चीज़ वही रहेगा, बस उसका नाम बदल देते हैं। उसका नाम हम कर देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थ्योरी का ही रिवीजन होगा, लेकिन उस थ्योरी को हम डायरेक्टली नहीं बता करके, हम थ्योरी को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 1 शॉट करा करके, और क्लासेस में तो हमने टेस्ट भी करा है, इसको लोगों ने टेस्ट दिया है, और उसी टेस्ट को हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टेस्ट था उसका हम ये सॉल्यूशन तैयार किए हैं। एक बार आप इसको जरूर देखिए, और आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।